अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, आप लोगों के इल्म के अंदर है कि इस साल नेशनल एमडी कैट होने जा रहा है और पीएमडीसी ने ये अनाउंस किया है कि वो अपना ज़ाती क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल करेगा। माजी में हमने देखा कि जब प्रोविंशियल लेवल पे एमडी कैट हुआ तो बहुत सारे एक्यूजेशन सामने आए, बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आए और दो एक प्रोविंसेस के अंदर रीटेक भी हुआ क्योंकि पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक बाद में प्रूव हुआ था तो उसकी वजह से रीटेक करना पड़ा। तो पीएमडीसी ने इस दर्द-ए-सरी से बचने के लिए ये तय कर लिया और ये फैसला कर लिया कि वो नेशनल एमडी कैट लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी के क्वेश्चन बैंक पर भरोसा नहीं करेंगे, हम अपना खुद का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करेंगे। यानी कि इस दफ़ा जो क्वेश्चन बैंक होगा जिससे पीएमसी वाले या पीएमडीसी वाले, अब तो पीएमडीसी या पीएमसी नहीं है, पेपर लेगा, वो उनका अपना पीएमसी का अपना क्वेश्चन बैंक होगा, पीएमडीसी का अपना क्वेश्चन बैंक होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो मेरा बेटा, सिलेबस के हवाले से जहन में रखिएगा कि एक यूनिफाइड सिलेबस है जो कि ऑलरेडी पीएमडीसी वाले पब्लिश कर चुके हैं। आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो मैं वो सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करनी है। अब सवाल पैदा होता है कि सर हम किताब कौन सी पढ़ें। तो मेरे बच्चे, यूनिफाइड सिलेबस है, आप किसी भी बोर्ड की किताब पढ़ सकते हो। जो मैं बैच में अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, मैं वही आपको भी रिकमेंड कर देता हूँ। देखो मेरे बच्चे, जो आपने किताब पढ़नी है ना, आप 2 किताबें पढ़ो। एक, आप अपने प्रोविंस की किताब पढ़ो। भाई जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसका पंजाब का डोमिसाइल है, तो उसको दाखला तो पंजाब में ही मिलेगा, ऐसे ही है, पंजाब में दाखला मिलेगा, तो वो पंजाब की किताब पढ़े और साथ ही साथ एक और प्रोविंस की किताब पढ़ ले ताकि उसको दूसरा फ्लेवर रहे। जैसे पंजाब वाला साथ में सिंध वाले की किताब पढ़ ले, या साथ में बलूचिस्तान की किताब पढ़ ले, या फेडरल की किताब पढ़ ले, या केपीके की किताब पढ़ ले। सिमिलरली सिंध वाला अपने साथ बलूचिस्तान की किताब पढ़ ले, ठीक है। कोई से 2 की किताब पढ़ लो तो एक और प्रोविंस की किताब आप पढ़ लो। और यही सेम चीज़ मैं अपने बच्चों को भी रिकमेंड करता हूँ। आप सब भी मेरे अपने ही बच्चे हो तो मैं आपको सेम सलाह दे रहा हूँ। सही हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि सर फिजिक्स के लिए हम क्वेश्चंस की कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जाहिर है हम में से हर बच्चा चाहता है कि हमारे सामने जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन पेपर के अंदर वो हमारा पहले से देखा हुआ हो। तो मेरे बच्चे, इसका तरीका है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कैसे हेल्प कर रहा हूँ, देखो 2021 के अंदर, 2021 के अंदर जब पीएमसी था, पीएमडीसी नहीं था, पीएमसी था, तो उन्होंने अपने पेड प्रैक्टिस टेस्ट निकाले थे। पेड प्रैक्टिस टेस्ट, ये कोई 36 के करीब टेस्ट थे जो उन्होंने अपलोड किए थे, क्योंकि 2021 और 2020 के अंदर नेशनल लेवल पे एमडी कैट हुआ था। तो पीएमसी का जो अपना क्वेश्चन बैंक है वो समझ लो एक तरह से ये पेड प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो अभी मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं, इसमें मैं फिजिक्स का पोर्शन इन पेड प्रैक्टिस टेस्ट का आपके साथ सॉल्व करा रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, ये सबसे पहले तो आप ये जहन में रखो कि ये पीएमसी के अपने क्वेश्चन बैंक से उठकर आए हुए क्वेश्चन हैं। नंबर 2, ये वो पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो पीएमसी ने खुद रिलीज किए थे 2021 में जब नेशनल एमडी कैट हो रहा था। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है ये सोचकर कि ये पीएमसी का क्वेश्चन बैंक है और इससे हमने कॉन्सेप्ट्स हासिल करने हैं। पढ़ा हुआ आपने यकीनन सब कुछ होगा, तो इस चीज़ को आपने ख्याल कर लेना है, इस चीज़ को आपने जहन में रख लेना है, ठीक है। तो नंबर 2, आपके पास माजी के अंदर 2 दफ़ा नेशनल एमडी कैट हुआ है। एक 2020 के अंदर जो कोविड वाला साल था और एक 2021 के अंदर। 2020 के अंदर एक सिंगल पेपर आया था पूरे पाकिस्तान में, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सिमिलरली 2021 के अंदर इन्होंने टैबलेट वाला सिस्टम किया था, यानी कि जो आपके पास स्टूडेंट्स थे, हर एक स्टूडेंट को इन्होंने बैंक्वेट में बुलाया था। टैबलेट बेस, यानी कि आप कह लो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। कंप्यूटर नहीं था, बस वहाँ टैबलेट था, टैबलेट के अंदर इनका सॉफ्टवेयर था और उसमें क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं वो 2021 के जो रिक्रिएटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो बच्चों ने आकर हमें बताया कि सर ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 2 सोर्सेज हो गई, पेड प्रैक्टिस टेस्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम सॉल्व करें।
फिर 2020 और 21 के जो पेपर हैं। इसके अलावा मेरा बेटा हम क्या सॉल्व करेंगे, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जाएंगे, यानी कि हर चैप्टर के हम 100-120 के करीब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी हर चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस हुई हुई हो। हर वो चैप्टर जो पीएमटीसी ने डाला है, यानी कि जो पहले नहीं था और अब है, उनकी भी, वेक्टर्स की भी, ऑल्टरनेटिंग करंट की भी, और जो फ्लूइड्स का चैप्टर डाला है उसकी भी। 3 सोर्सेज हो गई। और मेरे बच्चे चौथे नंबर पे, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जो ये सिलेबस पढ़ता है या ये टॉपिक देखता है और उसको लगता है कि यार मेरे कोचिंग सेंटर में या मेरे पढ़ाने वाले टीचर ने मुझे ये टॉपिक स्किप करा दिया, तो भी कोई मसला नहीं है। आपको फिजिक्स के लेक्चर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखोगे तो आपको एमडी कैट के जो लेक्चर्स हैं फिजिक्स के हवाले से, नेशनल एमडी कैट के जो लेक्चर्स हैं, सारे बोर्ड्स की किताब को मिलाकर बनाए गए, वो उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो लेक्चर्स हैं मेरे बच्चे जो मैंने इस साल अपने जो बैच के बच्चे हैं उनको दिए हैं। मतलब ये कोई अलग से लेक्चर्स नहीं है, जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको मैंने यही सेम लेक्चर्स पढ़ाए हैं जो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिए हैं। जाहिर है बैच के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, इंग्लिश होता है, एलआर होता है, एकेयू के लिए मैथ्स रीजनिंग होती है, इसके अलावा टेस्ट होते हैं, डाउट सिस्टम होता है, एफएलपीज होते हैं। लेकिन कटिंग इट शॉर्ट, अगर आपको सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे लेक्चर्स मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए हैं, सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी अपलोड कर दिया है। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाओगे और जाके देखोगे क्लास 11 के लेक्चर्स की अलग प्लेलिस्ट है, क्लास 12 के लेक्चर्स की अलग प्लेलिस्ट है। जब आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में, हर लेक्चर की वीडियो को प्ले करोगे उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका प्रैक्टिस मटेरियल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। सिमिलरली क्लास 12 के अंदर। तो मेरे बच्चे अब हम शुरू करते हैं पेड प्रैक्टिस टेस्ट का सॉल्यूशन। तो आपके सामने पहले प्रैक्टिस टेस्ट 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। आपने हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से नोट डाउन करना है, उसका कॉन्सेप्ट देखना है, आपने तय करना है कि आपको ये आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता उसको लिखना है अपने पास, और उसको जो फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड किए हुए वहां से जाके आपने क्लियर करना है। आप इन लेक्चर्स को इस अंदाज से भी देख सकते हो कि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी नेशनल लेवल के एमडी कैट के लिए अच्छी है या नहीं है। तो नेशनल लेवल के लेक्चर्स देखो और तय कर लो कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द करंट इफ पावर गिवन इज 5 वॉट्स एंड वोल्टेज इज 0.5 वोल्ट्स। देखिए बेटा, आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास पावर की, तो पावर जो आपके पास किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमारे पास होती है वो बराबर होती है आपके पास पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है तो मैंने सिंपली क्या करना होगा, पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं। पावर आपके पास कितनी गिवन है, 5 वॉट्स। ठीक है, और आगे आपके पास क्या गिवन है, वोल्टेज, दैट इज 0.5 वोल्ट्स। तो 5 को जब मैं 0.5 से डिवाइड करता हूं, देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास 5 ओवर 0.5, पॉइंट कटा, एक जीरो पर ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा 5 1 5 और 5 10 50। जिसका मतलब आंसर हमारे पास कितना आ गया, 10 एम्पियर्स, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप किसे कहते हैं आसान जबान में, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है आपके पास, इट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है हमारे पास, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी होती है हमारे पास। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है आपके पास नॉर्मली वो रेंज करती है आपके पास कहां से, वो स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट से लेके और जाती है कहां तक, हमारे पास साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट तक। तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, विच इज करेक्ट ऑप्शन, इट इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रेक्टिफायर की टाइप नहीं है। देखें, आपके पास ए फेज वेव रेक्टिफायर, ये हम लोगों ने कभी भी अपने कोर्स में नहीं पढ़ा और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी है। फेज वेव रेक्टिफायर आपके पास कोई भी रेक्टिफायर नहीं होता, ये इन्होंने एक ऐसी वेग नाम लिख के दे दिया। सर, फुल वेव भी हमारे पास एक रेक्टिफायर होता है, सी हाफ वेव भी एक रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाफ वेव भी रेक्टिफायर होता है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नन ऑफ देम तो है ही नहीं, क्योंकि ए हमारे पास एक ऐसा रेक्टिफायर है जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी,
4 एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेजेस, वोल्टेज का एसआई यूनिट हमारे पास इनमें से क्या होता है ये पूछ रहे हैं। अब देखो अगर आपने वोल्टेज का एसआई यूनिट निकालना है तो वोल्टेज का जो एसआई यूनिट होता है बेटा आपके पास बहुत सिंपल सा और इसका आंसर भी बहुत सामने हमारे पास गिवन है। वोल्टेज का एसआई यूनिट हमारे पास होता है ऑप्शन बी, वोल्ट्स। Moving on, question number 5. In a periodic wave, the distance between two consecutive crusts is known as. For example, एक periodic wave है जो कि आपके पास इस तरह से मूव करती हुई जा रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि अगर दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट की बात करें, एक ये क्रस्ट है आपके पास, ठीक है जी, और दूसरा क्रस्ट का है हमारे पास ये रहा, इन दोनों के दरमियान कितना फासला होता है। देखो बेटा एक आपके पास पीरियोडिक वेव के अंदर हमेशा ये बात याद रखिएगा जो इन फेस पॉइंट्स होते हैं जैसे ये और ये, या फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसी तरीके से आपके पास कोई भी इन फेज आप पॉइंट्स ले लें, इनके दरमियान का जो फासला होता है वो कहलाता है लेंथ ऑफ द वेव या फिर वेव लेंथ, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आपके पास लैम्डा से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए, वेव लेंथ। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ। कूलम ने क्या बोला था आपके पास, कूलम ने बोला था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, वो इक्वल हो वो अनइक्वल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स आपके पास बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि इनके दरमियान के डिस्टेंस को अगर मैं आर मान लूं तो इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दोनों को कंबाइन कर देंगे और एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जो कांस्टेंट यहाँ पे आता है वो होता है कूलम्स कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपके पास अब इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा बन जाता है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं व्हाट विल बी द प्रोडक्ट आफ्टर अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का अगर अल्फा डिके होता है आपके पास, देखिए आपके पास यूरेनियम दिया हुआ है 238, अल्फा डिके होने का मतलब उसमें से आपके पास एक हीलियम का न्यूक्लियाई निकल रहा है, हीलियम का न्यूक्लियाई निकलेगा तो आपके पास बचेगा He42, सॉरी निकलेगा हमारे पास He42, तो पीछे बचेंगे क्या, यूरेनियम का आपके पास नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है या जो चार्ज नंबर होता है वो होता है हमारे पास 92, 238 वाले आइसोटोप का। और इसी तरीके से आपके पास अगर आप माइनस कर देते हैं 238 में से 4 तो आपके पास बन जाता है यहाँ पे 234। ठीक है, और 92 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो यहाँ जाता है 90 जो कि आपके पास होता है किसका मास और चार्ज नंबर, थोरियम, दैट इज ऑप्शन ए, TH। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 8, कह रहे हैं स्पीड इज देखो बेटा स्पीड क्या होता है हमारे पास, स्पीड हम लोग डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है आपके पास, इसी तरीके से टाइम भी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इन दोनों की डिवीजन से आपके पास स्पीड भी क्या बन गई, कि स्केलर क्वांटिटी, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है आपके पास, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है टू बी डिफाइंड। ठीक है, इट डज नॉट नीड एनी डायरेक्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव इज 10 सेंटीमीटर। हमने पीछे भी देखा कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान के जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा कितना आ गया आपके पास इस तरीके से 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड आपके पास वेव की कितनी है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाइए। देखिए बेटा स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला आपके पास होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा वेलोसिटी और वेवलेंथ का रेशो। तो आपके पास इस तरीके से जो स्पीड हमारे पास गिवन है दैट इज 50 और वेवलेंथ हमारे पास कितनी गिवन है 10, 50 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास कितना हो जाएगा 5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है आपके पास हर्ट्ज, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम 5 हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे टू वेव्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। दो वेव्स आपके पास कंस्ट्रक्टिवली कब इंटरफेयर करती हैं, जब बेटा आपके पास क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट लाया कर लेता है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाया करता है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि भाई आपके पास जब पाथ डिफरेंस जो होगा दोनों वेव्स के दरमियान वो आपके पास बराबर हो जाएगा सिंपली n लैम्डा के। ठीक है, यहाँ पे n जो होता है आपके पास ऑर्डर होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन आपके पास जा सकती है आगे तक। तो यहाँ पे देखिए क्या आपको इस तरह का कोई ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ सर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं विच सरफेस विल रिफ्लेक्ट मोर लाइट, इनमें से कौन सा ऐसा सरफेस है जो सबसे ज्यादा लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट करता है। तो बेटा ये बात याद रखिएगा, आपके पास सिल्वर कलर एक ऐसा कलर होता है जिसको हम लोग मानते हैं उसकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज की वजह से, यानी कि उस पे जो मैक्सिमम लाइट आके इंसिडेंट होती है उसमें से आपके पास जितनी भी लाइट आके इंसिडेंट होती है उसमें से मैक्सिमम लाइट आपके पास वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सिल्वर कलर, विच इज सिल्वर पेंटेड, ठीक है। और इसी के ऑपोजिट जो ब्लैक होता है, ब्लैक इज द परफेक्ट एब्जॉर्बर, यानी कि उस पर जितनी भी लाइट आके पड़ती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं अ मैन स्टैंडिंग इन अ बस एंड पुशिंग द वॉल ऑफ द बस, मान लो एक बस हमारे पास चल रही है, ठीक है, और एक बंदा पागल आदमी खड़ा हुआ उस बस बस की किसी भी जिस डायरेक्शन में बस चल रही है आपके पास उस वाली दीवार को क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। अगर उसका धक्का मार रहा है तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्या उसकी वजह से बस चल रही होगी, नहीं। हालांकि वो फोर्स तो लगा रहा है सर, लेकिन जो वर्क डन होता है भाई वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन उसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। सर वैसे तो बस डिस्प्लेस हो रही है ना, लेकिन उस बंदे की धक्के की वजह से थोड़ी हो रही, भाई उसका इंजन चला रहा है गाड़ी का आपके पास उसको, तो इसका मतलब उस बंदे की वजह से जो वर्क होगा, क्या पूछा, वर्क डन बाय द मैन इज, ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, जीरो। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 13 में कह रहे हैं इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम टू डिफरेंट पैथ्स टू द सेम फाइनल स्टेट, किसी भी दो तरीके से हमारे पास हमारा जो सिस्टम है वो आपके पास फाइनल स्टेट पे सेम जगह पे पहुंच गया, ठीक है। अगर फाइनल स्टेट पे आपके पास सेम जगह पे पहुंचता है लेकिन अलग अलग रास्तों से पहुंचता है आपके पास, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, चाहे मैं आपके पास इस तरह से जाऊं या मैं इस तरह से जाऊं, तो अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, एक ही पॉइंट पे लाई कर रही है, इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर का चेंज नहीं आया होगा। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर का चेंज नहीं आया होगा तो टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाता है, आपके पास बॉडी की इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुई होगी हमारे पास। तो आपके पास इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर ये दोनों चेंज नहीं हुए होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहे हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर बोथ द सिस्टम्स इज, उन दोनों सिस्टम ने भले किसी भी रास्ते से पहुंचे हो लेकिन उनकी इंटरनल एनर्जी सेम होगी एट द फाइनल पॉइंट, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 14, कह रहे हैं पीक वोल्टेज इन आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 10 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट जो होता है आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर का, बेटा नॉर्मली वो आपके पास कौन सा होता है, आपके पास वो हमारे पास होता है गिवन यहाँ पे 10 वोल्टेज से, और उसकी भी पीक वैल्यू दी हुई है। तो पीक वैल्यू को मैंने लिख दिया भाई, पीक वैल्यू आ गई आपके पास 10 वोल्ट्स। कह रहे हैं व्हाट इज द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, इसका डीसी कंपोनेंट निकालें। डीसी कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास वीपी डिवाइडेड बाय पाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंपली 10 डिवाइडेड बाय पाई, विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन व्हेन वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीजेस, जब लैम्डा बढ़ती है तो फिर क्या होता है। देखो बेटा सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के अंदर आपके पास जो वैल्यू होती है थीटा की, वो बराबर होती है लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। अब ये थीटा क्या है, लैम्डा क्या है, ए क्या है। देखो थीटा जो होता है ना हमारे पास, थीटा आपके पास होता है एंगल टू द फर्स्ट मिनिमम। और फर्स्ट मिनिमम क्यों सर, हमसे तो सेंट्रल उसके बारे में पूछ रहे हैं, मैक्सिमम के बारे में। एंगल टू द फर्स्ट मिनिमम का मतलब क्या होगा, आइए इस बात को समझते हैं। जस्ट अ सेकंड, काफी ऊपर चले गए, ओके। तो एंगल टू द फर्स्ट मिनिमम, अच्छा अगर हमने निकालना है एंगल टू द फर्स्ट मिनिमम, तो आपके पास इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है उसके ऊपर जो पहला मिनिमम होगा उसका एंगल दिया हुआ है आपको ये, ठीक है। अगर ये उसका एंगल है आपके पास, तो जितना बड़ा ये एंगल होता चला जाएगा, सिंपली मेरी बात समझिएगा, उतना आपके पास इसका मतलब ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसकी विड्थ बड़ी होती चली जाएगी, तभी हमारे पास फर्स्ट मिनिमम ऊपर शिफ्ट होगा। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब लैम्डा बढ़ रहा है तो इसका मतलब इस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपके पास, तो सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, ये फर्स्ट मिनिमम ऊपर जाएगा, और सेंट्रल कब क्यों जाएगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ जो हो रही होगी वो क्या हो रही होगी आपके पास, इंक्रीज हो रही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस,
ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर, ओम्स लॉ इनमें से किसके लिए वैलिड है आपके पास? ए मेटालिक कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर, ओम्स लॉ है क्या सर ये तो बता दें। भाई ओम्स लॉ ये कहता है आपसे कि जो करंट किसी भी सर्किट में मूव कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहनी चाहिए, हमारे पास सेम रहनी चाहिए या कांस्टेंट रहनी चाहिए। और रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट कब रहती है? रेजिस्टेंस आपके पास डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो आपके पास या अपनी के टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा तो रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ेगी। देखो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पे आपके पास फर्क पड़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाती है। तो इसका मतलब हमें हाई टेम्परेचर्स रखेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती हुई नजर आएगी, और रेजिस्टेंस बढ़ती हुई नजर आएगी तो ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे आपके पास सिंपली क्या मानना पड़ेगा कि टेम्परेचर आपके पास लो रखने हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर्स पे रेजिस्टेंस नॉर्मली कंडक्टर्स की हमारे पास यूनिफॉर्मली चल रही होती है, हायर रेंजेस के ऊपर आपके पास बढ़ने लग जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन ए ही हो जाएगा, मेटालिक कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इन अ स्टेशनरी वेव इज, ये आ गई मेरे पास एक स्टेशनरी वेव, ठीक है। इसके अंदर जो नोड्स होते हैं आपके पास बेटा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं नोड, ठीक है। आपके पास ये जो दो लूप्स होते हैं बेटा, ये कंप्लीटली अगर हम बोले तो एक वेव फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इनकी लेंथ हो जाएगी वेवलेंथ लैम्डा के बराबर, और नोड टू नोड यहां से यहां तक हाफ डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा का, तो दैट विल बी हाफ ऑफ अ वेवलेंथ, विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में आपसे कह रहे हैं एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, एक आइडियल गैस को हम कंप्रेस करते हैं उसकी इनिशियल वॉल्यूम के भी हाफ तक। कह रहे हैं व्हिच ऑफ दीज प्रोसेसेस वुड रिजल्ट इन अ मैक्सिमम वर्क डन, किसमें आपके पास मैक्सिमम वर्क डन हो रहा होगा? देखो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर तो आपके पास जो वर्क डन होता है वो एक्चुअली आपके पास इंटरनल एनर्जी के अंदर जो डिक्रीज आता है उसकी वजह से होता है। बॉडी जब अपनी ही इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है, उसको यूटिलाइज कर रही होती है, तो वो ज्यादा वर्क डन परफॉर्म नहीं कर पा रही होती। आइसोकोरिक में तो आपके पास सिंपली अगर हम देखें वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी, और यहाँ पे तो चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके पास जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो। आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क डन है बेटा वो बराबर होता है पी डेल्टा वी के, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में मसला क्या आता है कि आइसोथर्मल में प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं रहता, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन आइसोबैरिक में तो सर कांस्टेंट रहता है। तो अगर आइसोथर्मल में डिफरेंस निकालोगे तो उसका सेम चेंज इन वॉल्यूम के ऊपर, सेम चेंज ऑफ वॉल्यूम के ऊपर आपके पास जो वर्क डन आएगा उसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो वो आइसोबैरिक के मुकाबले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम वर्क डन कौन दे रहा होगा हम लोगों को? ऑप्शन बी, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इनमें से आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है जिसके अंदर क्या चीज सेम रहे? आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का वो क्या रहता है आपके पास? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब कह रहे हैं द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर, एक टायर जब एकदम से फटता है तो उसमें से जो आपके पास हवा निकलती है बाहर की जानिब, माना कि आपके पास वो कंप्रेस्ड एयर है, लेकिन वो इतना रैपिड प्रोसेस होता है आपके पास, ये इतना रैपिड प्रोसेस है कि इतनी जल्दी तो हवा का टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता। वाई? बिकॉज एयर इज एन इंसुलेटर, तो ये तो गलत हो जाता है। बी में कह रहे हैं रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू अ साउंड वेव इज पासिंग, थ्रू विच अ साउंड वेव इज पासिंग, यानी कि जब मैं बोल रहा हूं तो हवा से जब मेरे साउंड की कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल करती हुई जा रही है तो उसकी वजह से आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा? नहीं बेटा, साउंड का ट्रेवल करना भी अगेन आपके पास क्या है? एक रैपिड प्रोसेस, और इतना रैपिडली हवा में से टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज एयर इज एन इंसुलेटर अगेन। सी क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर, बेटा क्लाउड्स कब फॉर्म होते हैं? जब वाटर वेपर्स आपके पास ऊपर जाते हैं और उनमें से हीट रिलीज होती है तो वो आपके पास वापसी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, आपके पास कंडेंस्ड हो जाते हैं, और कंडेंस्ड होने के बाद क्या बना देते हैं? क्लाउड्स बना देते हैं। इसका मतलब इसमें तो हीट रिलीज हो गई, हीट रिलीज हुई तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ होगा? लो हुआ होगा, तो ये तो आइसोथर्मल वैसे ही नहीं रहा, ठीक है। तो डी ही बच गया हमारे पास ले देके स्लो कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैस, जब बेटा हम लोग आराम आराम से बहुत प्यार प्यार से आपके पास गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, या फिर गैस को एक्सपेंड करते हैं, तो गैस क्या करती है आपके पास अपनी सराउंडिंग से, ये जो एटमॉस्फेयर मौजूद होता है इसकी सराउंडिंग में, उससे आपके पास क्या करती है? हीट एनर्जी एक्सचेंज कर लेती है और अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है। लेकिन ये सिर्फ कब होगा? जब आप बहुत पोलू पोलू तरीके से अपने पास क्या कर रहे होंगे, अपने पास क्या इस प्रेशर को कम या ज्यादा कर रहे होंगे, यानी कि एक्सपेंड और कंप्रेस कर रहे होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्विवेलेंट टू। हाफ वेव रेक्टिफायर किसके जैसा काम करता है? देखो हाफ वेव रेक्टिफायर आसान जुबान में सिंपली एक डायोड होता है जिसपे जब एक एसी करंट की साइकिल जाती है तो आपके पास डायोड इस तरह की एसी करंट में से आपके पास पॉजिटिव वेव को तो रेक्टिफाई कर देता है क्योंकि वहां पे तो फॉरवर्ड बायसिंग बनती है, नेगेटिव हाफ साइकिल को नहीं करता। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो रेक्टिफाई हो गई, नेगेटिव को क्या कर दिया उसने, क्लिप ऑफ कर दिया, रिड्यूस कर दिया। नेगेटिव पे कोई आउटपुट नहीं, फिर पॉजिटिव पे आउटपुट आता है, फिर नेगेटिव पे कोई आउटपुट नहीं होता आपके पास। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इस वजह से हम लोग ये कहते हैं आपके पास सिंपली कि आपके पास एक तरीके से रेक्टिफायर क्या कर रहा है, क्लिप ऑफ कर रहा है। किसको क्लिप ऑफ कर रहा है? एक हाफ साइकिल को। वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी। अगर मैं डायोड को उल्टा लगा देता तो नेगेटिव रेक्टिफाई हो जाती और पॉजिटिव क्लिप ऑफ हो जाती। अगर क्लिप ऑफ हो जाती तो ये काम सर क्लिपर का होता है। क्लिपर क्या करता है आपके पास, क्लिपर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो क्लिपर का काम ही ये होता है कि आपके पास वो जो पोर्शंस होते हैं वेव फॉर्म के ऊपर या नीचे की जानिब आपके पास किसी भी लोड के, उनको क्लिपर करता है, उनको क्लिप ऑफ करता है, आपके पास उनमें से कुछ पोर्शंस को क्लिप ऑफ करता है। तो एक तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर क्लिपर की तरह काम कर रहा है। क्लैंपर क्यों नहीं? क्योंकि बेटा क्लैंपर जो होता है आपके पास, क्लैंपर का काम होता है पूरी वेव फॉर्म को इंटायरली शिफ्ट करना ऊपर या नीचे की जानिब, और उसमें क्लिपिंग नहीं होती, वो पूरा शिफ्ट करता है। तो क्लैंपर वाले इस वजह से सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं हमारे पास, गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कैन द मिनट हैंड ऑफ अ लार्ज क्लॉक इज 3 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, बहुत बड़ी घड़ी है हमारे पास, बहुत बड़ी घड़ी आ गई। उसकी जो मिनट वाली सुई है वो कितनी लंबी है? वो 3 मीटर्स लंबी है आपके पास। ठीक हो गया, जब वो घूम के पूरा चक्कर काट के आपके पास वापसी अपनी जगह पे आएगी, कह रहे व्हाट इज इट्स मीन एंगुलर स्पीड। बेटा एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड किसे कहते हैं कि एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है। ये जो मिनट हैंड है आपका, इसका एक चक्कर की अगर हम लोग बात करते हैं सर, तो इसका एक चक्कर जो होता है आपके पास वो कंप्लीट हो रहा होता है हमारे पास कितनी देर में? 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट्स, और मिनट्स को अगर मैं सेकंड में कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 60। सही है। ऊपर अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो ऊपर आपके पास एक तरीके से 2 इंटू पाई, पाई को अगर मैं बेटा बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना चाहता हूँ इस सवाल को, तो हम लोग पाई को अप्रोक्सीमेट करके ले लेते हैं, भाई पाई 3 है। सही है, अगर पाई 3 है तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, 6 1 6 हो गए, 6 6 आपके पास 36 होते हैं, तो वैल्यू क्या बच गई हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाय 600। अब इस तरह अगर हम लोग 1/600 को सॉल्व करते हैं तो 1/600 को सॉल्व करने का सर तरीका क्या है? ये तो हमें आता ही नहीं है। तो इसका तरीका बहुत आसान है बेटा, कि जब भी इस तरीके से आपके पास नंबर्स आ जाते हैं, आप इसको कह लो 1/6, और 100 को मैंने 10 की पावर 2 मान लिया, और जैसे ही मैंने 10 की पावर 2 माना, वो ऊपर जाके आपके पास क्या बन जाएगा? इस तरीके से 10 की पावर -2। अब 1 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं अपने पास ताकि आंसर आ जाए। तो जैसे ही मैं 1 को 6 से डिवाइड करता हूँ बेटा आपके पास, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने पॉइंट लगाया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 0.1। सही है सर, ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जब 6 लिखा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है जी, 4 पॉइंट की वजह से एक जीरो लगा दें अपने पास सिंपली, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 6 आर 36, ये हो जाएगा 36, फिर बचेगा 4। तो एक तरीके से 1.1666 चल ही रहा है। अगर मैं उसको राउंड ऑफ करके लिख दूं अपने पास तो वो हो जाएगा 0.17, और 10 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? -2। साइंटिफिक नोटेशन में कर लीजिए, ये हो जाएगा 1.7 10 की पावर -3। ठीक है, और ओमेगा निकाला आपने चूंकि, तो उसका यूनिट क्या बन जाएगा हमारे पास? रेडियन पर सेकेंड, विच इज ऑप्शन डी। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम्स एट एन इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास जो आपने एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट के मास की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ मास हमारे पास आ गया, और वो कितना आ गया आपके पास? 10 ग्राम्स। कह रहे हैं द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ दिस एलिमेंट, इसका मास कितना रह जाएगा इन द सैंपल आफ्टर 2 मीन लाइव्स। कितनी मीन लाइव्स गुजर चुकी हैं? 2 मीन लाइव्स गुजर चुकी हैं। अच्छा बेटा ये बात समझना, मीन लाइफ क्या होती है आपके पास? मीन लाइफ जो होती है ना किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, वो वाला एवरेज टाइम होता है जितनी देर के लिए आपके पास वो डिके नहीं करता या वो एग्जिस्ट करता है डिके करने से पहले। ठीक है, मीन लाइफ इज द एवरेज टाइम ऑफ अ न्यूक्लियाई एग्जिस्टेंस बिफोर डिके। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है? अगर हम लोग मीन लाइफ की बात करते हैं तो बेटा एक मीन लाइफ जो होती है, एक मीन लाइफ आपके पास बराबर होती है, वो बराबर होती है एक मीन लाइफ आपके पास
1 डिवाइडेड बाय लैम्डा के, जिसमें लैम्डा क्या चीज होती है सर, वेवलेंथ नहीं है ये डिके कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 2 मीन लाइफ्स किसके बराबर हो जाएंगी हमारे पास, 2 मीन लाइफ्स बराबर हो जाएंगी हमारे पास 2 ओवर लैम्डा के, ठीक है। सो ऑन 3 हो जाएंगी 3 ओवर लैम्डा के एंड सो ऑन। अब हमने निकालना है एन की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एन बराबर होता है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक हो गया। अब ये जो टी हमारे पास, ये जो मीन लाइफ हम लोगों को दी हुई है, इस मीन लाइफ में टी की जगह पे आपके पास वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, 2 बाय लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, इक्वेशन क्या बच जाएगी हमारे पास, एन इज इक्वल टू एन नॉट। एन नॉट की जो वैल्यू है बेटा वो सवाल में कितनी दी हुई थी हमारे पास 10 ग्राम्स, ई की पावर क्या बच गई हमारे पास -2, जिसको अगर मैं चाहूं वो -2 में यहां लिखने से ज्यादा बेहतर है कहां लिख दूं भाई, इसके डिवाइड में लिख देते हैं, ये हो जाएगा ई स्क्वायर। 10 को डिवाइड करना ई के स्क्वायर से, ई की बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 2.7 और 2.7 के स्क्वायर से। नॉर्मली हमें ये बात याद रखनी है, इफ यू हैव टू सॉल्व इट विदाउट द कैलकुलेटर तो आपको कुछ स्क्वायर्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक के तो स्क्वायर्स याद होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे 2.7 लिखा है तो भाई 27 का स्क्वायर याद कर लो, वो होता है 729, तो 2.7 का हो जाएगा 7.29। अब जब मैं इसको डिवाइड करने पे जाता हूं तो देखो आपके पास थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नीचे 7 लिखा हुआ है और ऊपर क्या हमारे पास है 10, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 7, पीछे बचेगा 3, पॉइंट लगा चुका हूं, यहाँ पे आएगा आपके पास 0 और कितने टाइम्स में आ जाएगा, 4 टाइम्स में 28 लगा दोगे तो 2 बच जाएगा आपके पास। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आना चाहिए, 1.4 आना चाहिए, लेकिन 1.4 से थोड़ा सा हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, 7 से नहीं डिवाइड हो रहा सर, 7.29 से हो रहा है। तो देखो 1.4 से थोड़ा सा छोटा छोटा आंसर जो भी आपके पास नियरेस्ट आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से देख लीजिए अपने पास 3.7, 6.3, 2.5 सर 1.35, ये है नियरेस्ट 1.4 के, ठीक है। मूविंग ऑन 23 में आपसे कह रहे हैं व्हेन अ पार्टिकल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल, यानी कि मैंने आपके पास मान लो एक जमीन पे खड़ा हुआ हूं तो हॉरिजॉन्टल से आपके पास क्या करा, आपके पास एक पार्टिकल को लॉन्च कर दिया मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। जब इस तरह से आप इसको लॉन्च करते हो तो इस तरह की मोशन जो होती है लीनियर मोशन होती है, या ये मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहलाती है। और जितनी भी स्पीड से आप लॉन्च करेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड कम होती चली जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो स्पीड कितनी हो जाती है हमारे पास, 0 हो जाती है। सही है, इसका मतलब इसको ग्रेविटी डिसेलरेट करती है ऊपर जाते हुए आपके पास। अगर डिसेलरेट करती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं पीपल सिटिंग इन अ मूविंग बस एक्सपीरियंस अ जर्क व्हेन द बस स्टॉप्स। अगर आपके पास बंदे आपके पास बस में बैठे हुए, बस चल रही थी और चलते चलते एकदम से वो बंदा ब्रेक मार देता है उसका ड्राइवर, तो सारे बंदे जो बस के अंदर होते हैं वो सारे के सारे आपके पास, अगर बस जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों आगे की तरफ, क्योंकि हर एक की बॉडी में क्या होता है बेटा, इनर्शिया, जो कि आपके पास क्या करता है, दैट टेंड्स टू चेंज मोशन। वो क्या करता है आपके पास, सॉरी टेंड्स रेजिस्ट अ चेंज इन मोशन, ठीक है। वो क्या करता है आपके पास, वो रोकता है मोशन को चेंज में आने से, या फिर आपके पास अगर हम असल तरीके में बात करें चेंज इन स्टेट को रोकता है आपके पास। अगर रेस्ट में होती है तो रेस्ट से मोशन में जाने से रोकता है आपके पास, और अगर एक बॉडी मोशन में होती है तो उसको मोशन से रेस्ट में लाने से रोकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वक्त जो इनर्शिया था उस बॉडी का वो कौन सा था, जब वो मूव कर रहे थे, क्योंकि बस के अंदर बैठा हुआ हर बंदा मूव कर रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, इनर्शिया ऑफ मोशन। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 25, कह रहे टू स्फेरिकल न्यूक्लियाई हैव मास नंबर्स 216 एंड 64। मेरे पास दो स्फेरिकल न्यूक्लियाई हैं, ये आ गया आपके पास न्यूक्लियाई दो, एक का मास नंबर कितना है 216 और एक का आपके पास मास नंबर कितना है 64। कह रहे हैं विद द रेडियाई R1 एंड R2, ठीक है, इसका रेडियाई हमारा रेडियस R1 है और इसका रेडियस कितना है हमारे पास R2 है। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ R1 टू R2। देखो बेटा आपके पास किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई का जो रेडियस होता है वो एक्चुअली बराबर होता है R0 इंटू एटॉमिक मास की पावर 1/3, या इसको क्यूब रूट भी कह सकते हैं आपके पास। यहाँ पे जो आर नॉट लिखा हुआ है आपके पास, ये एक्चुअली आपके पास कहलाता है न्यूक्लियर रेडियस कांस्टेंट, ठीक है। और ए जो है ये हमारे पास होता है एटॉमिक मास। तो अब अगर मुझे R1 ओवर R2 निकालना है, आओ देखो कैसे निकालेंगे। तो सर R1 ओवर R2 तो बराबर हो जाएगा, R1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, R0 A1, पहली बॉडी का एटॉमिक मास कितना है 216 और उसकी पावर कितनी लग गई 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू लिख दो, R2 की वैल्यू हो जाएगी R0 और एटॉमिक मास कितना है 64 और उसके ऊपर क्या लग गया क्यूब रूट, अगेन R0 से R0 कट गए
216 का क्यूब रूट होता है बेटा आपके पास 6 और 64 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 4। 6/4 अगर हम तोड़े तो ये हो जाता है आपके पास 3/2 और 3/2 होता है आपके पास 1.5 के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन के आगे R1/R2 जो रेशियो हम निकालते हैं वो सर बराबर आ जाता है ऑप्शन ए 1.5 के। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आपके पास आता है 26। कह रहे हैं वन बार्न इज अ यूनिट ऑफ एरिया हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ। बेटा बार्न आपके पास यूनिट होता है एरिया का, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किन चीजों के एरिया का यूनिट होता है? ये जो यूनिट है ना, ये हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर या फिर पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, जहां पे बहुत छोटी छोटी चीजों के आप लोगों ने एरिया निकालने होते हैं। तो इतने छोटे एरियाज निकालने के लिए हम मीटर्स यूज नहीं करते क्योंकि वो एक बड़ा यूनिट है। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? बार्न यूज करते हैं। और बार्न की कन्वर्जन याद कर लो। बार्न की जो कन्वर्जन होती है ना बेटा आपके पास, वो बराबर होता है 10⁻⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के। ढूंढ लो ऑप्शन। सर -28 नहीं लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ, तो क्या नन ऑफ दीज हो जाएगा? नहीं नहीं, रुको, सेंटीमीटर में तो चेक कर लें क्या ऐसा है कि नहीं है। अगर मुझे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पास 10⁻⁻⁻4 से। ठीक है, सॉरी 10⁻⁴ से आपके पास, क्योंकि एक मीटर में कितने होते हैं आपके पास? 100 सेंटीमीटर होते हैं। सही है, यानी कि कितने होते हैं? 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे हमारे पास? स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जैसे ही मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, -28 + 4 हो जाएंगे -24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी सर, ये ऑप्शन गिवन है, विच इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है इसके बाद 27। कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है बेटा वो क्या होता है आपके पास? कि अगर मैं किसी भी आर्मेचर को लाके मैग्नेटिक फील्ड्स के बराबर में बीच में रखता हूं और आपके पास उस आर्मेचर को रोटेट करवाता हूं, जिसका मतलब उससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जो क्रॉस होती हुई उससे जा रही हैं, वो आपके पास चेंज होने लग जाएंगी। जिसका मतलब कौन चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और जब भी कभी फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां पे इंड्यूस हो जाती है हमारे पास ईएमएफ। ये जो लॉ है, ये जो स्टेटमेंट है बेटा, जो मैंने बोली कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या व्हेनेवर चेंज ऑफ फ्लक्स इज अकरिंग इन अ सर्किट, ठीक है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। ये स्टेटमेंट हमारे पास है फेरेडे लॉ की। ठीक है, ये भाई हमें फेरेडे ने बताया था। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 28। कह रहे विच रेज नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। इनमें से किसको मीडियम चाहिए? एक्सरेज? नहीं सर, एक्सरेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, तो इनको तो नहीं चाहिए। सी गैमा? सर ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, इनको भी नहीं चाहिए आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो होती वही वेव्स हैं आपके पास जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेवर रिक्वायर अ मीडियम। हाँ, वो मीडियम में से पास हो जाती हैं, मीडियम में ट्रेवल कर जाती हैं आपके पास, लेकिन नेवर रिक्वायर मीडियम। मीडियम जिसको रिक्वायर होता है वो कहलाती है मैकेनिकल वेव्स ओनली। ठीक है बेटा। अब बीटा रेज, बीटा रेज जो होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं आपके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब चूंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आपके पास चीजों में से गुजर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको चीजों की जरूरत है गुजरने के लिए, वो भी वैक्यूम से पास हो सकते हैं। तो अगर वैक्यूम से पास हो सकते हैं तो इसका मतलब ये भी ट्रेवल कर सकती है हमारे पास किसमें से? ये भी ट्रेवल कर सकती है बिना मीडियम के आपके पास। अगर ये भी ट्रेवल कर सकती है तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन बच गया? नो रेडिएशन नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन आ जाता है 29। कह रहे अ डिवाइस दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एक्सटर्नल सर्किट ऑफ अ जनरेटर इज नोन एज। अगर मुझे एक डिवाइस बनानी है ऐसी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपके पास क्या करे, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ जनरेटर के अंदर बनानी नहीं है, सॉरी, एक डिवाइस जो कि क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, सॉरी बनानी नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है। जनरेटर के आगे हम लोग क्या चीज लगाते हैं जो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है? अप्लायंसेस लगाते हैं, बिल्कुल ऐसी ही सर हमारे घर में जो जनरेटर्स लगे हुए हैं उनके अंदर हम क्या काम करते हैं? उनके आगे हम अप्लायंसेस लगाते हैं ताकि वो चल सके। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, बी मशीन्स, मशीन्स लगाते हैं सर, ऑब्वियस ही बात है, हमारे पास कोई भी चीज जो चल रही है दैट इज अ मशीन। सी मोटर, मोटर भी चला सकते हैं जनरेटर के ऊपर। डी लोड। अच्छा, साइंस की जबान में इन तमाम को आपके पास क्या कहा जाता है? लोड कहा जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है, इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज नोन एज अ लोड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, या बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। कह रहे द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज। देखो बेटा, विजिबल लाइट आपके पास स्टार्ट होती है रेड से। अगर हम लोग आपके पास डिक्रीजिंग वेवलेंथ के अंदर लिख रहे हैं इसको, डिक्रीजिंग वेवलेंथ में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये होता है आपके पास रोइक वेव। ठीक है, अब ये रोइक वेव क्या है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। अब इसमें रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और कितनी है सर? वो हमारे पास होती है बेटा 4 एक्सपोनेंट -7 मीटर, सॉरी माय बैड,
ये 7 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स। और वॉयलेट जो होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है इन सब में, और वो होती है बेटा आपके पास 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स। सर ये तो ऑप्शन भी नहीं है और नन ऑफ दिस भी नहीं लिखा हुआ। आओ थोड़ा सा फिर कन्वर्जन मारते हैं इनकी। अगर मैं इसको आपके पास 3 जीरो लगा के 7000 कर दूं, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10। तो 7000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स आपके पास बेटा बराबर होता है एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, इसी तरीके से ये कितना बन जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो रेंज कहां से कहां चली गई 4000 से 7000, विच इज ऑप्शन डी, एंगस्ट्रॉम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में आपसे कह रहे हैं द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड। ये सवाल हम पीछे देखकर आ चुके हैं बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास, कि दो जो क्रस्ट होते हैं उनके दरमियान आपके पास जो सक्सेसिव डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वेवलेंथ से, और वो कहलाता है कि हमारे पास सिंबल उसका लैम्डा, विच इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32 कैन स्टैटिक चार्ज ऑलवेज क्रिएट्स। बेटा एक चार्ज जो कि रुका हुआ होता है, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज ये रुका हुआ है, तो इसके अराउंड एक रीजन होगा जिसके अंदर ये किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। उस रीजन को हम लोग कहते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि रोके हुए चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाजमी होती है। और जब ये चार्ज मूव करने लग जाता है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मूवमेंट की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके साथ मूव करती है, जिसकी वजह से एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आ जाती है आपके पास। तो अगर चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, स्टैटिक होगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास नहीं आएगी, विच विल मेक ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन, कि स्टैटिक चार्ज के पास सिर्फ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे ईएमएफ स्टैंड्स फॉर। बेटा बहुत आसान सवाल है आपके पास, ये तो सिर्फ आपने एब्रीविएशन बतानी है। ईएमएफ की एब्रीविएशन जो होती है आपके पास, इसमें जो ई है दैट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, मीनिंग चार्ज। एम होता है हमारे पास मोटिव, मतलब मोशन वाली, और एफ होती है हमारे पास फोर्स, यानी कि चार्ज को चलाने वाली फोर्स। तो ईएमएफ क्या हो जाता है आपके पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विच इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 34। कह रहे इन द ग्राउंड स्टेट हाई एनर्जी फोटॉन्स विल बी। अगर आपके पास कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में, तो उनको अगर हाई एनर्जी फोटॉन दोगे तो वो उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद आपके पास कहां चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, कि वो उसको क्या करते हैं सर, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज अनेबल टू प्रूव। वेव थ्योरी आपके पास कहां कहां काम आती है और इनमें से किस में काम नहीं आई। तो वेव थ्योरी बेटा आपके पास ये बात याद रखिएगा कि वेव थ्योरी जो है उसने क्या क्या काम करके दिए। उससे हम लोग रिफ्लेक्शन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, और उससे हम लोग इंटरफेरेंस को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वेव के बारे में ही कहा जाता है कि वो ये दोनों परफॉर्मेंस कर सकती है। लेकिन उससे हम लोग ब्लैक बॉडी को स्टडी नहीं कर सकते। ब्लैक बॉडी को स्टडी करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है क्वांटम थ्योरी की, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास ये चीज सिखाई जाती है कि जो आपके पास एनर्जी है, जो एनर्जी है आपके पास, वो एक्चुअली डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है, जबकि वेव थ्योरी कहती है कि एनर्जी तो कॉन्टिन्यूअस है, बॉडी पे जितनी एनर्जी पड़ेगी वो उसको आपके पास एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ डिस्क्रीट पैकेट्स, कुछ पैकेट्स आपके पास एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, और पैकेट की फॉर्म में बॉडी ट्रांसमिट भी करती है एनर्जी, और पैकेट की फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है एनर्जी, ठीक है, जिसमें से एक पैकेट को आप क्वांटा या फोटोन कहते हैं। सही है, बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा प्योरली ये बात बोलता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, टकरा के, सॉरी फोटोन जो है वो, सॉरी माय बैड, फोटोन जो है वो क्या एक पार्टिकल है। फोटोन यानी कि लाइट, लाइट एक पार्टिकल है, क्योंकि लाइट जब मेटल सरफेस पे आई थी तो उसने इलेक्ट्रॉन से टकरा के उसको बाहर निकाल दिया था, जिसका मतलब यहाँ पे कोलिजन करके दिखाई थी उसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पास क्या बन गई, सिंपली एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। वेव थ्योरी तो उसको प्रूव ही नहीं कर सकती। फिर सी कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें भी सिमिलर काम हुआ था सर, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, कार्बन ब्लॉक के ऊपर जब एक्सरेज इंसिडेंट करवाई थी तो एक्सरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के उनको निकाल चुकी थी वहां से आपके पास, जिसका मतलब ये भी सेम प्रोसेस का बारे में बात कर रहा है। इसमें भी वेव के बारे में नहीं हो रही, फोटोन के पार्टिकल नेचर के बारे में बात हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाता है, ऑल ऑफ देम। इनमें से कोई भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सबके लिए हम लोगों को अलग अलग थ्योरीज चाहिए होती हैं आपके पास, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज। अभी हम पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं बेटा ये चीज। ओम्स लॉ की वैलिडिटी की कंडीशन क्या, ओम्स लॉ कहता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्या कांस्टेंट रहना चाहिए हमारे पास इसके अंदर, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म, ठीक है। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन 37 कह रहे एक्साइटेड एटम्स रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट इन। देखो बेटा आपके पास ये कितनी देर में वापस आते हैं, अभी हमने पीछे भी बात करी थी कि जब आप ग्राउंड स्टेट में किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो वो जंप करके चले जाता है एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो ज्यादा देर स्टे नहीं करता, बहुत कम उसकी लाइफ टाइम होती है और उसके बाद वो क्या करता है, आपके पास जो एनर्जी का पैकेट उसने एब्जॉर्ब किया होता है उसको रिलीज करके वो नीचे आ जाता है। अब ये जो लाइफ टाइम होता है ना एक्साइटेड स्टेट का जो आपके पास लाइफ टाइम होता है, ये नॉर्मली आपके पास डिपेंड करता है किस एटम के अंदर ये एक्साइटेशन हुई है, ठीक है, किस शेल तक ये एक्साइटेशन हुई है। तो हम लोग इसकी रेंज आपके पास जरूर डिफाइन कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। इसकी रेंज नॉर्मली हमारे पास लाई कर रही होती है नैनो सेकंड्स के अंदर। अगर नैनो सेकंड्स में कर रही है तो ये भी हो सकता है पॉसिबल किसी के लिए, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो जब तीनों हो सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मूविंग ऑन 38 कह रहे रेडिएशन कैन कॉज, रेडिएशन में से क्या कर सकती हैं, ए बर्निंग। क्या रेडिएशन बर्निंग कर सकती है हमारे पास? अ, देखो नॉर्मली आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं कि आपके पास रेडिएशन बर्निंग कर सकती है तो रेडिएशन का एक्चुअल काम आपके पास बर्निंग नहीं है, सारी रेडिएशन इस तरह से नहीं होती है हमारे पास। लेकिन बी कैंसर, ये आपके पास बिल्कुल एक तरीका है। जो गैमा रेज और हमारे पास एक्सरेज होती हैं ये आपके पास मशहूरी इसलिए है कि आपके पास ये जानी जाती हैं अपनी कैंसरस प्रॉपर्टीज की वजह से, कि अगर किसी भी वजह से आपके पास ज्यादा एक्सपोजर हो जाए गैमा रेज का या एक्सरेज का तो बॉडी में आपके पास कैंसरस सेल क्रिएट होने लग जाते हैं। जिसका मतलब सिंपली आपके पास क्या हो गया, इसका मतलब ये आ गया सर कि आपके पास रेडिएशन से हम लोगों को क्या कॉज होता है, कैंसर। सी फ्लू, फ्लू तो सर वायरस से होता है, उसमें रेडिएशन का क्या काम, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकता। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 39, 39 में कह रहे हैं दी एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल इज 8 रेडियन पर सेकंड। आपके पास एक बाइसाइकिल है जिसका जो पहिया है उसकी एंगुलर स्पीड बता दी ओमेगा, कितनी बता दी, 8 रेडियंस पर सेकंड। कह रहे हैं द टाइम पीरियड देयर पीरियड ऑफ रोटेशन इज, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पीछे भी लिखा था, ओमेगा का लिखा था, टू ओमेगा के लिए हमने लिखा था 2 पाई अपॉन टी, तो टाइम पीरियड का बन जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। अब आउटपुट कर देते हैं 2 पाई और ओमेगा कितना 8, 2 1 2 और 2 4 8 हो जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास पाई बाय 4, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, पाई बाय 4 सेकंड। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे इफ एफ इज इक्वल टू 1 प्लस वाई न्यूटन, ठीक है, फोर्स की वैल्यू पता लग गई हम लोगों को कितनी है भाई, 1 प्लस वाई, वाई नहीं पता मुझे कितना है। अच्छा कहते हैं इन द वाई डायरेक्शन, फोर्स की जो वैल्यू हम लोग किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं भाई, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कह रहे देन द वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव अ पार्टिकल फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1। मान लो y इज इक्वल टू 0 ये रहा, y इज इक्वल टू 1 ये रहा। यहां से यहां तक मूव करने के लिए जो फोर्स लगी जो कि इसी डायरेक्शन में लगी और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रही है क्योंकि वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कितना वर्क डन हुआ होगा भाई। वर्क डन निकालने के लिए सर एक काम करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। एवरेज कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे दो चीजें हैं तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब F1 प्लस F2, पहली फोर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, F1 वैल्यू क्या, 1 प्लस वाई, 1 प्लस पहले पॉइंट पे कितनी है हमारे पास 0, ठीक है, प्लस F2, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1 प्लस वाई और दूसरे पॉइंट पे हमारे पास वाई कितना है 1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस देखो 0 से 1 तक जा रहे हो तो सिंपली डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, तो ये जाएगा 1 प्लस 2 3, 3/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और 3/2 आपके पास बराबर होता है 1.5 के, और वर्क निकाल लो तो उसका ऐसा यूनिट होता है बेटा आपके पास जूल्स, विच इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ, ऑप्शन डी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहे हैं, 41 अ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास m, length l and time period t. What is the period of oscillation of the pendulum with mass 4m and length 0.36 l? टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है बेटा पेंडुलम की वो बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। सर मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो मास को जितना भी छेड़ो, कम करो, ज्यादा करो, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ लेंथ को देखते हैं, लेंथ कितनी छेड़ी 0.36 कर दी, तो टी डैश हमारे पास हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 0.36 एल ओवर जी। 0.36 का रूट होता है भाई हमारे पास 0.6, बाहर निकाल दिया, अंदर बच गए 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है, जो कि हमारे पास बराबर था एक्चुअल टाइम पीरियड के। तो टी डैश पहले के मुकाबले में कितना रह जाएगा, 0.60 रह जाएगा आपके पास। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 0.60।
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं द अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विल इंक्रीज इफ द आपके पास जो अट्रैक्शन कैपेसिटी होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की कि वो कितना ज्यादा आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर, वो किसकी वजह से डिपेंड करेगी, किसकी वजह से बढ़ेगी? ए कोर लेंथ की वजह से बढ़ने से? नहीं सर, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनता है आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, वो जब इतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया जाता है लेंथ बढ़ने की वजह से, तो आपके पास मैग्नेटिक रिलेक्टेंस बढ़ेगी, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी आपके पास एक तरीके से मैग्नेटिज्म को। तो आपके पास हम क्या बोलेंगे कि भाई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आपके पास क्या कर रहा है, सिंपली ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, ये बल्कि मैग्नेटिज्म को और कम कर देगा आपके पास। बी कोर एरिया इंक्रीजेस, कोर के एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता हमारे पास बेटा, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग के बजाय वीक मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता ही कब है, जब आपके पास आप किसी मटेरियल को एक परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में लाके रख देते हो लेट से, तो वो उतनी देर के लिए क्या बन जाता है हमारे पास, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपके पास जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में लाके रखोगे उतना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, जिसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जितनी फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जितनी वो ज्यादा होगी उतना ही अच्छा मैग्नेट बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उतनी ज्यादा अट्रैक्शन कैपेसिटी रखेगा। करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, सॉरी इंक्रीजेस, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेस, ऑप्शन डी। 43 43 कह रहे हैं लेट L बी द लाइट सोर्स, इट्स इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3x फ्रॉम L इज I, ठीक हो गया। नॉर्मली बेटा इंटेंसिटी जो होती है आपके पास, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स के स्क्वायर के। अगर मैं प्रोपोर्शन हटाता हूं तो यहाँ पे क्या लग जाता है आपके पास के कांस्टेंट। अब आओ इंटेंसिटी में कह रहे हैं आई जो है, आई इंटेंसिटी वो कब आ रही है, जब आपके पास डिस्टेंस कितना है, 3x है, उसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका मतलब आई इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, के बाय 9x स्क्वायर। कह रहे हैं व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2x, अगर डिस्टेंस हमारे पास 2x हो जाएगा तो इंटेंसिटी जाएगी लेट से आई डैश, ठीक है। और 2x का स्क्वायर कर देते हैं, अब 2x का करा तो ये बन जाएगा 1/4 के ओवर एक्स स्क्वायर। सर सवाल में मसला ये कि यहाँ पे 9 आ रहा था, इसकी टर्म्स में अगर हमें चाहिए तो डिनोमिनेटर में 9 चाहिए। चलो आओ, मैं आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देता हूँ 9 से इस काम के लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 9/4, ऊपर वाला 9 तो बाहर निकाल दिया और नीचे वाले को 7 लिख दिया, 9/4 इंटू के ओवर एक्स स्क्वायर, जिसका मतलब आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 9/4। और आई थी इनिशियल इंटेंसिटी जो कि किसके बराबर थी, के बाय 9x स्क्वायर के, तो इसका मतलब आई डैश किसके बराबर हो जाएगा, 9/4 आई के। नाउ सर्च योर ऑप्शन, सर ए ही सही बन गया, 9I/4। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 44, कह रहे हैं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन अ बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1240 नैनोमीटर। आओ निकालते हैं बेटा, एनर्जी ऑफ अ फोटोन का फॉर्मूला होता है आपके पास hc ओवर लैम्डा, जिसमें h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू नॉर्मली होती है 6.625 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाय c होता है 3 एक्सपोनेंट 8, ठीक है। और डिवाइड में लैम्डा कितना दिया हुआ है 1240 नैनोमीटर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नैनो का मतलब होता है पावर 9 -9 सॉरी, तो अगर मैं उसको 12.40 में ले जाऊं, देखो ये कितना होता है 1240 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, ठीक है। अगर मैं 2 डिजिट्स पीछे ले जाता हूं आपके पास, ठीक है, 2 डिजिट्स पीछे ले जाता हूं तो ये बन जाती है 10 की पावर -7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आपके पास 10 की पावर -7, ठीक है बेटा। अब जैसे ही हमारे पास ये आता है तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि भाई ऊपर सिर्फ 6 लिखा हुआ है और नीचे सिर्फ 12 लिखा हुआ है, तो जो ऊपर अगर सिर्फ 6 है और नीचे सिर्फ 12 है तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा आपके पास 2। हालांकि ऐसा नहीं होगा, इसे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, हम अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा रहे हैं, अगर बिना कैलकुलेटर के इसको सॉल्व करना है। तो अब देखें क्या बचा, 3/2, 3/2 हमारे पास होता है 1.5, ठीक है। 1.5 और 10 की पावर्स लगा लें सारी, -34 प्लस का 8 और नीचे वाला -7 ऊपर आके +7 बन जाएगा, 8 7 15 और -34 और प्लस का 15 आपके पास कितने हो जाएंगे, माइनस का 19। अब बच्चे क्या करते हैं आपके पास इसी के करीब करीब ऑप्शन ढूंढते हैं, बोलते हैं सी है और लगा के आ जाते हैं और ये भंड मार के आ जाते हैं। हालांकि आंसर देखो इतना बड़ा बड़ा उन्होंने पूछा किस में चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए सर तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा 1.6 -19 से, 1.5 और 1.6 नियरली इक्वल है तो काट दो, ठीक है, राउंडेड ऑफ चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये भी कट गया, तो क्या बच गया, 1 के आगे कुछ भी नहीं बचा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से जो नियरेस्ट हमारे पास आता है एवरेज, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन ए।
मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे वैल्यू ऑफ करंट इन अ शॉर्ट सर्किट इज। देखो बेटा शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब आपके पास एक रेजिस्टिव पाथ से करंट को कोई ऐसा पाथ मिल जाता है जहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है, बहुत लीस्ट रेजिस्टेंस होती है। यानी कि करंट कहां मूव करने लग जाता है आपके पास, लीस्ट रेजिस्टेंस की तरफ। जब लीस्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा करंट, तो करंट और रेजिस्टेंस आपस में होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस जितनी छोटी होती चली जाएगी, करंट उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो लीस्ट रेजिस्टेंस पे आपके पास करंट कितना आ जाएगा, इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन डी मैक्सिमम। सर इनफिनाइट क्यों नहीं, भाई मैंने रेजिस्टेंस लीस्ट बोली है, जीरो नहीं बोली। रेजिस्टेंस जीरो होती है सुपर कंडक्टर्स की, जो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कम जरूर होती है, जीरो नहीं होती। 46 कह रहा फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर हैविंग डायोड कंडक्ट्स फॉर पाई माइनस थीटा। हाफ वेव रेक्टिफायर एक आपके पास जिसमें डायोड किस तरह से कंडक्ट कर रहा है, पाई माइनस थीटा पे कर रहा है, वेयर थीटा इज गिवन बाय वोल्टेज वी। अच्छा जी। एंड सप्लाई इनपुट ऑफ वी द डायोड। थीटा हमारे पास किसके दरमियान का एंगल है, वीडी और वी के दरमियान। वीडी कौन होता है आपके पास, वोल्टेज ऑफ डीसी आउटपुट, और सप्लाई इनपुट जो कि एसी की आ रही है उसके दरमियान का एंगल है थीटा। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग थीटा की वैल्यू, और समझते हैं। देखो अब थीटा की वैल्यू अगर हम लोगों ने निकालनी है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो जो इनपुट एसी वोल्टेज आ रहा है हमारे पास, उस इनपुट एसी वोल्टेज चूंकि ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज आ रहा है आपके पास, तो उसकी वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाती है बेटा आपके पास, लेट्स से उसको कह देते हैं वी एन। वो बराबर हो जाता है वी साइन थीटा के, मैक्सिमम वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है। अब देखो आपके पास किसी भी डायोड में से कंडक्शन कब होगी, जब उस डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर है वो टूटेगा। और वो कब टूटता है, जब ये आने वाला वोल्टेज कम से कम इतना बड़ा तो हो कि वो पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक कर सके, तो वो कम से कम उसके बराबर तो हो। इसका मतलब वी एन किसके बराबर होना चाहिए, वी के, यानी कि जो आपके पास डायोड का वोल्टेज है उसके आपके पास बराबर होना चाहिए। सिंपली यहाँ पे अगर डायोड के अंदर से जो वोल्टेज गुजरना है, तो वो आपके पास अगर यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं और उसके बराबर करना है, तो वीडी किसके बराबर हो गया भाई, सिंपली हमारे पास वी साइन थीटा के। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरीके से, वीडी ओवर वी, और उसके साथ क्या लगाना पड़ जाएगा हम लोगों को, साइन इनवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन बन जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी साइन इनवर्स वीडी बाय वी। ठीक है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E1। ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, उसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैंने आउटवर्ड बना दिया मानते हुए कि चलो पॉजिटिव है, लेकिन जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। ठीक है। इसकी जो E1 बनती है बेटा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर KQ/R²। चूंकि ये आपके पास पहला चार्ज है तो Q1 हो गया, और इसका डिस्टेंस R1 बोला हुआ, तो उसका नाम मैंने R1 रख दिया। कह रहे हैं द चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पॉजिटिव चार्ज Q2। इस चार्ज को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया एक और चार्ज Q2 से। अच्छा वो बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज अपने लिए ऐसे बना दिया, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सही है। अब कह रहे हैं अगर मैंने इसको इससे रिप्लेस करा तो E2 बराबर आ रही है E1 के, लेकिन सर E2 का अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका बनेगा भाई KQ2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस पहले के मुकाबले में कितना दिया हुआ है, 2R1 का स्क्वायर, तो वो लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, KQ2 डिवाइडेड बाय 4R1 का स्क्वायर। अब सवाल क्या कह रहा है, E1 और E2 बराबर है। अगर E1 और E2 आपके पास बराबर है तो देखें क्या बनेगा, E1 की वैल्यू हमारे पास है KQ1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाय 4R1 का स्क्वायर। R1 स्क्वायर भी कट गया, K भी कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, 4 वहां जाके मल्टीप्लाई करवा दें, 4Q1 किसके बराबर आ गया, Q2 के, जिसका मतलब जो सेकंड चार्ज है वो पहले के मुकाबले में 4 गुना बड़ा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ढूंढ लो, Q2 इज इक्वल टू 4Q1। सर ए में ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए बन गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। सही है। मूविंग ऑन क्वेश्चन 48 कह रहे हैं द यूनिट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पावर इज। देखो बेटा जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है, जिसको हम लोग एब्जॉर्बेंस भी कहते हैं, और ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू आपके पास बराबर होती है लोगैरिथम ऑफ, वो भी बेस 10 वाला, आई नॉट डिवाइडेड बाय आई। जिसमें आई नॉट क्या होती है हमारे पास, ये समझिएगा, आई नॉट आपके पास होती है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, यानी कि जो लाइट आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आके पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास। जबकि ये जो आई लिखा हुआ है, ये आई आपके पास क्या होता है, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी, जो लाइट मीडियम में ट्रांसमिट हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, उसकी इंटेंसिटी आपके पास कितनी होगी। ठीक है। तो अब अगर आप देखें दोनों पे इंटेंसिटी आ रहा है, तो ये दोनों के अगर कोई भी यूनिट्स बनते हैं, अगर वॉट पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट लेते हो, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो कोई यूनिट ही नहीं बचेगा सर। इसका मतलब इनमें से कोई भी यूनिट नहीं है आपके पास। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 49 कह रहे हैं
आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय पी। इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास पी से दी जाती है। उसका फॉर्मूला क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्ट होती है वोल्टेज और करंट। हमने पीछे बात भी करी थी, ये सही है आंसर। अच्छा, अगर वोल्टेज और करंट को हम लोग खोलें थोड़ा सा, तो आपके पास वी खुद किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर के? तो ये आई स्क्वायर आर भी बन जाता है, यानी कि ये भी सही है। फिर आगे देखें, अगर मैं आपके पास इस करंट की जगह पे लिख दूं वी ओवर आर, और करंट पे स्क्वायर है और आगे लिखा हुआ आर है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर ही बनता है। ये भी तो सब कुछ सही हो गया ना सर सिंपली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी ऑल। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे क्या कह रहे हैं? फॉर अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल, एक मेटल की रॉड है हमारे पास, ठीक है, उस मेटल की रॉड का आपके पास लेंथ कितनी है? आपके पास लेट से एल है, ठीक हो गया। आपसे कह रहे हैं मूविंग विथ वेलोसिटी वी, मान लो इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब क्या हो गया? अगर परपेंडिकुलरली मूव कर रही है, अरे सर ये आपने पैरेलल बना दिया, कोई बात नहीं बच्चे, पैरेलल बना दिया, सही कर लेते हैं यार। तो आपके पास ज्यादा बेहतर इस तरह से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फील्ड लगाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना देते हो, तो इस तरह से ये इसके परपेंडिकुलरली मूव करने लग जाएगी। कह रहे हैं द मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ जो बेटा किसी में भी इंड्यूस्ड होती है, उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ और साइन थीटा। खुद बोलने के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, तो ये हो जाएगा वीबीएल साइन 90 जो कि बराबर होता है 1 के। तो सिर्फ क्या बच जाएगा? वीबीएल। ढूंढो ऐसा ऑप्शन है सर, ए ही है, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है एलवीबी, कोई फर्क थोड़ी पड़ता उससे हमारे पास, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ कांस्टेंट मूविंग फ्रेम इन द सेम डायरेक्शन इज। देखो आपके पास एक बॉडी समझ लो एक गाड़ी में बैठी हुई है और वो मूव करती हुई आगे जा रही है, सही है। अब उसके अकॉर्डिंग जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है वो आपके पास रेस्ट में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो बाहर वाला बंदा मूव कर रहा है। तो आपके पास अब ये पूछ रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट होगी इस बॉडी की मूविंग फ्रेम के अंदर, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, भाई अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी, तो जो डिस्टेंस इसने कवर किया होगा वो हो जाएगा वीटी। डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? आपके पास वीटी के, ठीक है। अब आपके पास आप ये बताइए कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? अच्छा बेटा, हमेशा याद रखना कि जब आपके पास सेम डायरेक्शन में आपके पास चीजें मूव कर रही होती हैं, तो सेम डायरेक्शन के अंदर आपके पास ऐसा लग रहा होता है कि आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। लेट्स से एक गाड़ी है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरी गाड़ी उसके बराबर में से गुजरती हुई आगे निकल जाती है 12 मीटर पर सेकंड की। जो 12 वाली आगे निकली, उसको ये बराबर वाला बंदा है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी स्पीड सिर्फ 2 है, क्योंकि वो 10 से खुद भी चल रहा था ना, तो वो उससे सिर्फ 2 ही आगे जा रही थी। तो इसका मतलब उसको उसकी स्पीड सिर्फ 2 नजर आती है, जिसका मतलब हम लोगों को सेम डायरेक्शन के अंदर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक्स डैश हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन थी एक्स, उसमें से माइनस कर देंगे आप लोग सिंपली किसको? वीटी को। तो रिलेटिव पोजीशन हमारे पास इस तरह से निकल के आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, एक्स माइनस वीटी। प्लस कब होता है? अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन लिख देते हैं आपके पास सवाल में, तो ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहे हैं द रीजन दैट व्हाइट लाइट इज नॉट हार्मफुल रेडिएशन, व्हाइट लाइट हार्मफुल क्यों नहीं है? आओ देखते हैं। ए, इट्स स्पीड इज लेस देन अदर रेडिएशन, नहीं भाई, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड हमारे पास सेम होती है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी, इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लाइट, बिल्कुल ऐसा ही है, व्हाइट लाइट आपके पास अलग अलग कलर से मिलकर बनती है, लेकिन ये इसके अनसेफ या सेफ होने का कोई रीजन थोड़ी हुआ। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं, तो ये इसके अनसेफ होने का रीजन नहीं होता, ठीक है। सी, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अब और सूरज से आ रही सर, ये तो नॉन रेडियो एक्टिव है सूरज तो हमारे पास, ठीक है। तो यहां से आ रही है अगर आपके पास, तो अब समझिएगा इस बात को। तो अगर ये सन से आ रही है, सन से हमारे पास व्हाइट लाइट आ रही होती है, तो ये इसके साथ साथ एक और चीज भी तो आ रही होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सर ये तो हार्मफुल होती है और ये हार्मफुल नहीं है, तो ये रीजन तो नहीं हो सका आपके पास कि भाई अगर नॉन रेडियो एक्टिव से आ रही है तो इसलिए हार्मफुल है आपके पास, बेस्ट रीजन तो नहीं बनाइए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 53, कह रहे हैं इफ द रेडियस इज 4 टाइम्स एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज 2 टाइम्स द लीनियर वेलोसिटी बिकम्स, जो लीनियर वेलोसिटी होती है नॉर्मली बेटा उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। कह रहे हैं छिड़ गई, कितनी छिड़ गई? जब रेडियस कितना हो गया पहले के मुकाबले में 4 टाइम्स, और आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 टाइम्स। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई? 2 टाइम्स। अब तो टोटल कितना बन गया सर? ये v डैश हो गया 8 आर ओमेगा के बराबर। सर ये सिर्फ आर ओमेगा जो था ये तो ओरिजिनल वेलोसिटी था, तो v डैश किसके बराबर हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ v के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? भाई कितने टाइम्स बन जाएगी हमारे पास? 8 टाइम्स बन जाएगी, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट आपके पास 54।
कह रहे हैं द ड्यूट्रियम एटम हैज डैश क्वार्क्स। देखो ड्यूट्रियम एटम किसे कहते हैं बेटा, ड्यूट्रियम आपके पास कहते हैं जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कंबाइन होकर आपके पास फ्यूज हो जाते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास एक ड्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन के अंदर आपके पास कितने क्वार्क्स होते हैं? सर प्रोटॉन के अंदर तो 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन के अंदर उल्टा होता है, 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। तो टोटल कितने हो गए? 3 क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स, तो टोटल कितने हो गए सर आपके पास? 6 क्वार्क्स। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन होगी आपके पास ऑप्शन बी 6 क्वार्क्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 55 कह रहे हैं लॉरेंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज। देखो लॉरेंस फोर्स अगर हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हम ये कह सकते हैं भाई वो नेट फोर्स है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है और मैग्नेटिक की वजह से जो फोर्स लग रही है उनको ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स का, ये होता है क्यू ई, जिसमें ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का हम पीछे भी देख कर आए हैं आपके पास, वरना याद कर लो, ये होता है क्यू वी बी। सही है बेटा। अगर ये क्यू आपके पास यहाँ से कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ पर जाएगा आपके पास E plus VB. Now look at the correct option, which is option D. ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 56 कह रहे इन विच वर्क प्रोसेस इज द नेट वर्क डन जीरो। बेटा ये बात हम पीछे भी करके आ चुके हैं, साइक्लिक में वर्क डन नेट आपके पास जीरो नहीं होता। नेट वर्क डन जो है वो आपके पास जीरो नहीं होता साइक्लिक में। क्यों? हमेशा नहीं होता, वैसे कहीं कहीं पे हो भी सकता है आपके पास, लेकिन हमेशा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस है लेकिन इसमें नेट वर्क डन जीरो नहीं होता। वो आपके पास डिफरेंस होता है हीट्स का, जो एब्जॉर्ब हुई और जो रिलीज हुई है। फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंड करने का नाम बोल दिया, एक्सपेंशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गई, और जहां डिस्प्लेसमेंट आ जाती है तो वर्क डन तो होता ही होता है वहां पे लाजमी आपके पास। तो ये हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन। आइसोकोरिक, यस सर, आइसोकोरिक का जो वर्क डन है वो बराबर होता है पी डेल्टा वी के। आइसोकोरिक का मतलब है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डेल्टा वी कितना हो जाएगा? जीरो, और वर्क डन भी कितना हो जाएगा? जीरो, विच मीन्स द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन सी, आइसोकोरिक प्रोसेस।